करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहानस मुलर, ठीक है। इसको जॉन मुलर भी कई लोग कहते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा ही बोलेंगे जोहानस मुलर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होता है ये भी बता दूं। मेडिकल साइंस में दो चीजें शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ी जाती है। एक फिजियोलॉजी और एक एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है कि कोई चीज बनी क्या है, कैसे बनी है, उसकी संरचना क्या क्या है। जैसे आप पाम जो है, हाथ का जो पाम है, हथेली, उसकी संरचना जब पढ़ेंगे। किसी का माइक ऑन रह गया आपके। आलू आलू वाले की आवाज आ रही है क्लास में। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी वो चीज हो गई कि एनाटॉमी हम बता रहे थे। एनाटॉमी में क्या है कि जैसे हाथ लिया, ठीक है। हाथ का जो पाम वाला पोर्शन है, जो हथेली है, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हथेली क्या है। एक भीतर एक स्ट्रक्चर है हड्डियों का, और उसके ऊपर जो है कवर है, लेयर है, मांस का आवरण है, और उसके ऊपर फाइनल एक लेयर क्या है, स्किन का। तो जैसे मूर्ति बनाते हैं ना लोग, तो मूर्तिकार को आप देखते होंगे कि जैसे सरस्वती पूजा ये सब में मूर्ति बनाता है तो भीतर स्टिक जो है या डंडे का एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। उसके ऊपर मिट्टी लेपता है, और उसके ऊपर क्या करता है, फिर एक फाइनल लेयर पेंट का देता है। तो वैसे ही आप अपने हाथ को देखेंगे किस तरीके से है, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ से जो है ना ज्वाइंट है, कितने कितने टुकड़ों में बना हुआ है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन जो है फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, ये तो फिजियोलॉजी कहलाया। इसके बाद जो चीज होती है वो होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या, सॉरी, इन चीजों का ध्यान एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या होता है, वर्किंग। अब ये जो टुकड़े हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपस में कैसे वर्क करते हैं। तो वर्क में देखा गया कि वो जो हड्डियां थी, हड्डियों के ऊपर जो लेयर एक डेवलप हुआ, ठीक है, उग गया। हड्डी थी, हड्डी के ऊपर धीरे 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 करके एक लेयर उगता गया। ये जो लेयर उगता गया मांसल सा, उसको मांसपेशी कहते हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, जैसे कभी आप लोग जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, ठीक है। कोई कपड़ा फैब्रिक आप लोग देखे होंगे, उसके किनारे से पाड़ होता है, ठीक है। गमछी है, पाड़ वाला गमछी जैसे सर एक होता है बार फिर। ऊपर करिए ना, 1 सेकंड के लिए। तो बस। पाड़ वाला गमछी होता है या साड़ी वगैरह होता है। तो कितना पसंद आता है हम लोग को, व्हाइट गमछा हो और उसमें गोल्डन पाड़ हो, और क्या चाहिए लड़का को, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये हो गया। ये किनारे जो है, तो ये क्या होता है, ये जो पाड़ होता है, इसमें दूसरा फैब्रिक घुसाया रहता है। ये इसका जो धागा है, इसको निकाल दिया होता है, और इसमें गोल्डन कलर का जो है ऐसे करके धागा घुसा हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है, ये किनारे पाड़ से क्रिएट हो जाता है। बंगाली लोग में देखिएगा, लाल पाड़ वाला साड़ी जो है बंगाली लोग पहनते हैं, उधर उन लोग का फैशन है। साउथ इंडिया में जो है गोल्डन पाड़, आंध्रा वगैरह में सब चलता है। तो ये क्या है कि हम क्यों बताएं कि वो जो फाइबर है उसका, वो ऐसे से घुसा रहता है। तो वैसे मांसपेशी जो हमारे रहते हैं, तो उन मांसपेशियों के बीच में से जो है ना, ऐसे करके कहीं कहीं से ऐसे करके जो है नसें, पतले पतले जो नर्व्स हमारी गई रहती है। नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स का काम होता है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, ऊपर से क्या होती है कि जो वेस्टेज है उसको लाती है, और ऊपर से सिग्नल्स को भी भेजती है। तो नर्व्स का बहुत सारा काम है। और नर्व्स के सिस्टम को क्या बोलते हैं, नर्व्स का जो जाल बिछा हुआ है हमारे पूरे शरीर में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब नर्व पे बात आ गई। तो नर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, नर्व कितने टाइप के होते हैं। नर्व्स को मूलतः दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक कहा गया है सेंसरी नर्व, सेंसरी दृष्टिकोण से, ठीक है। ऐसे दृष्टिकोण अलग अलग रहेगा तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग को साइकोलॉजी में सेंसरी वे में पढ़ना है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, आगे भी इनका क्लासिफिकेशन है, पर वो हम लोग पढ़ेंगे तब जब वो चीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स है और मोटर नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स कौन से हैं, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो सेंसेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेंसरी नर्व्स सेंसेशन के लिए उत्तरदायी है। सेंसेशन
के लिए। हमको लगता है कि आप लोग सब ये चीज तो जानते ही होंगे, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मोटर हाँ सर, थोड़ा नर्व। थोड़ा पढ़े। हाँ, तो मोटर नर्व्स क्या होते हैं? मोशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। MOTION, मोशन के लिए उत्तरदायी है। तो सेंसरी नर्व्स सेंसेस के लिए ये। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ आप सबसे कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी जगह पर अंधेरे में बैठे हुए हैं, और जो रोशनी जो लगी हुई है वो फ्लिकर करती है, कभी पिंक, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी ग्रीन, है ना, ऐसे करके वो फ्लिक कर रही है काफी तेजी से आपके आंखों के सामने। तो कौन सा नर्व है जो इस फ्लिकरिंग का सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है? जो नर्व होगा वो किस टाइप का नर्व होगा, और कौन सा नर्व होगा? पहली चीज जो होगा, सेंसरी नर्व्स है ना, क्योंकि सेंसेशन है ना, मोटर की बात है क्या यहाँ पे, मूवमेंट की बात है आपके ऑर्गन में कहीं पे नहीं है ना, तो सेंसरी नर्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं सर। आप कहीं पे है, कहीं आवाज आती है जोर से, ठीक है, और आपको आवाज पता चलती है, धमाका होता है कहीं पे, आपका ध्यान चला जाता है, तो उस धमाका को आपको मस्तिष्क तक पहुंचाने में कौन से नर्व्स उत्तरदायी है? सेंसरी नर्व्स, यानी जितने भी तरह के सेंसेशन है, सेंसेशन का अर्थ हो गया जो भी सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी हम लोग को फीलिंग्स आती हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड सेंसेशंस। तो जितने भी प्रकार के सेंसेशंस हैं उनके लिए सेंसरी नर्व्स। और मोटर नर्व्स क्या, जितने प्रकार के मोशन है, रोटी बनाते बनाते हाथ तवे से छू गया, ऐसे झटके से हाथ जो है पीछे आ गया, इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते वो अपने आप ऐसे लग रहा है कि बॉडी का कोई पार्ट है इंटेलिजेंस जो कि इतनी तेजी से काम कर जाता है कि इससे पहले कि कॉन्शस ब्रेन में जो है ना, कॉन्शस माइंड में ये बात आए और हम कैलकुलेट करें कि हाथ जल गया, गर्मी लग रहा है, हाथ जल रहा है, तो हाथ हटा लेना चाहिए, तो उससे पहले ही जो है ना वो सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा हुआ। और कैसे हुआ? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक होता है हम लोग का, मतलब इसका मतलब ये है कि कंसस जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो एक पार्ट है बस हमारे ब्रेन के प्रोसेसिंग का। हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज ऐसे भी है जो बहुत तेजी से गणना करते हैं, बहुत तेजी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको लॉजिक से मतलब नहीं होता है। तो देखिए हम लोग क्यों, ये तो बेसिक पढ़ लिया, अब जोहानस मुलर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी सेंसरी फिजियोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं? जोहानस मुलर को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुलर साहब ने बनाया एक हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑब्वियसली, ठीक है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी का एक हैंडबुक बनाया इन्होंने, एक किताब लिखा है, ठीक है। हैंडबुक का मतलब क्या है कि जिस बुक को देख करके आप काम, जैसे अभी के जमाने में हैंडबुक वर्ड बहुत कम हम लोग सुनते हैं क्योंकि वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप एक बार गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च इंजन पर डालेंगे अपनी क्वेरी, और सर्च इंजन जो है जिन जिन वेबसाइट्स पर वो कंटेंट उपलब्ध है उसकी लिस्ट बनाकर आपके सामने रख देगा, गूगल यही करता है ना। तो लिस्ट बनाकर आपके सामने रख देगा और फिर आप देख लोगे। हम लोग के जमाने में क्या होता, मतलब हम लोग के जमाने क्या, उम्र मेरी लंबी है तो बहुत सारे जमाने देखेंगे। तो जिस टाइम पे हम इंटरनेट चलाते थे उस टाइम पे इंटरनेट का लिंक होना ना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, वेबसाइट पता होना। यानी कि जिस टाइम हम इंटरनेट चलाते थे उस टाइम पे गूगल नहीं आया था, तो हम लोग ब्राउजर के ऊपर एड्रेस बार में जाकर के हम लोग वेबसाइट का लिंक टाइप करते थे, और ध्यान से टाइप करते थे कि एक भी कॉमा, फुल स्टॉप, स्पेस या कोई भी कैरेक्टर छूटे ना। और उसका नॉलेज होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, किसी वेबसाइट का नॉलेज होना, और बहुत मुश्किल से पता चलता था। या तो कोई आदमी बताता था, या तो किसी बुक में लिखा होता था, या तो किसी वेबसाइट पर आप गए और वहां पर जो है ना उसके वेबसाइट के ऑथर ने मेंशन किया हुआ है किसी अदर वेबसाइट को, तो एक डायरी होती थी मेरे पास लिंक की, और वैसे करके तो उस टाइम पे
जब गूगल नहीं था, तो गूगल के पहले जब इंटरनेट हम लोग चलाते थे तो इस तरीके से चलाया करते थे। तो उस डायरी में लिंक होता था, और लिंक मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, जिसके पास अवेलेबल थी वो कमाल कर रहा था। मेहनत की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो है ना हैंडबुक ऑफ फिजियोलॉजी, इसीलिए हम लोग क्या है, जिस एज में जिस एरा में जी रहे हैं, हैंडबुक जैसा वर्ड बहुत कम लोगों ने अभी के टाइम पे सुना भी होगा। हैंडबुक वो किताब होती है जिसमें कोई चीज की विधि दी जाती है, जैसे कुकिंग की किताबें होती है, तो वो हैंडबुक की श्रेणी में आएगा। आप उसको पढ़िए, देखिए, मतलब उसको आप देखते हुए काम कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या है, वैसे ही है, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं। उस हैंडबुक में ड्राइंग्स रहेगा, डायग्राम्स रहेगा, डिटेल्ड में सारे एंगल से होगा, किस व्यू से नीचे से देखेंगे हम ऑर्गन को तो कैसा दिखेगा, बाएं से देखेंगे कैसा, दाएं से कैसा, सामने से कैसा, बीच से काटेंगे तो कैसा होगा, हॉरिजेंटली। तो अलग अलग प्लेन्स के अलोंग उसको देखा जाता है। तो यही बुक इन्होंने बना दी। अब इस बुक में इन्होंने क्या कहा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। मूलर ने नर्व एनर्जी की बात की। मूलर ने नर्व एनर्जी की बात की और उन्होंने कहा, मूलर ने नर्व एनर्जी की बात की और उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं जानते। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं जानते या जान सकते। हम लोग के पास ब्रैकेट में या नीचे में कहीं पे मन लिख दीजिए, छोटा सा ब्रैकेट करके, ठीक है। डायरेक्टली नहीं जानते, बल्कि सेंसरी नर्व्स के द्वारा सेंसरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन को सेंसरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन को उत्तेजित किए जाने के पश्चात ही जानते हैं। उत्तेजित किए जाने के पश्चात ही जानते हैं, किसी का छूटा तो नहीं। नहीं सर। ठीक है। तो ये यही बात कह रहे हैं कि नर्व एनर्जी, अब सर नर्व एनर्जी क्या है, अरे सेंसेशन को इन्होंने नर्व एनर्जी कहा। अब नर्व एनर्जी क्यों कहा, इसको समझिए। ये कहने का दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए कि कल हम सड़क पे निकले, ऐसे जा रहे थे, तो बहुत सड़क पे जो है फोर व्हीलर्स दिखाई पड़ी। हमको हर एक फोर व्हीलर में एक एक आदमी दिखाई पड़ा। तो हमको लगा कि क्या है, मतलब अगर फोर व्हीलर नहीं होता, मतलब अगर आप पूरे सीन से किसी वीडियो की तरह फोर व्हीलर को डिलीट कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि पूरा सड़क यहाँ से वहां तक खाली है, एक एक आदमी है। लेकिन सब आदमी अपना क्या कर रहा है, डब्बा लेके चल रहा है। तो फिर उस टाइम पे मेरे माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया आया कि अगर कोई दूसरे प्लेनेट का आदमी इस वक्त जो है यहाँ पे ऐसे इंसान के वेश में इस सड़क पे होगा, तो वो क्या देखेगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि कार है, जीप है, ये है। वो बोलेगा कि मूविंग बॉक्सेस विथ व्हील्स, ऐसे करके बोलेगा कि ह्यूमंस वेयर सिटिंग अंडर द मूविंग बॉक्सेस विथ व्हील्स, ये ऐसे करके बोलेगा। तो वैसे ही क्या है कि नाम जो है ना, नामकरण कभी अनोखा लगता है, कभी हम लोग को हंसी दिलाता है, पर नाम तो नाम है, रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने बात करी नर्व एनर्जी की। नर्व एनर्जी क्या है, अरे सेंसेशन का ही दूसरा नाम है नर्व एनर्जी। तो नर्व एनर्जी क्यों रखा गया सर, इससे क्या मतलब समझे, देखिए। फिजिक्स में हम लोग एक पढ़ते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जैसे जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई चीज स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर एनर्जी ना
लगाया जाए, और कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करते रहेगी जब तक कोई भी उसके ऊपर एनर्जी या फोर्स उसको ला करके रोका ना जाए। ठीक है। तो जड़त्व का नियम यही कहता है कि कोई भी चीज तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए, और फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। तो मान लीजिए आपका नर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, स्थिर से पड़ा हुआ है, उधर से आवाज आई, आलू आलू, ठीक है, तो आवाज आती है आलू आलू की। तो क्या हो जाता है कि जिसने आवाज निकाली उसने क्या क्रिएट किया? उसने एनर्जी को ट्रांसमिट किया, अपने बायोलॉजिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में ट्रांसमिट करके वातावरण में ट्रांसमिट किया, और वही साउंड एनर्जी आपके ईयर ड्रम से आके टकराती है। ठीक है। तो ईयर ड्रम से टकराती है, आलू आलू वेव के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से वेव के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, वो सिग्नल जाता है हमारे प्रोसेसर ब्रेन के पास, और ब्रेन को समझ में आता है कि हाँ, आलू आलू बोला गया। अब ये बहुत तेज होता है, बहुत क्विकली होता है, लेकिन एक बात है, भले ही तेज होता है लेकिन एक साथ तो नहीं होता है। उस व्यक्ति का इंटेंट था कि मैं आलू आलू बोलूं, उसके माइंड में आया, स्लो मोशन में देखिए, मतलब अत्यंत स्लो मोशन में, उसका एकदम इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, कि उसके मन में आया, फिर उसने बोला, वोकल कॉर्ड्स गले के वाइब्रेट हुए, साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर साउंड ट्रेवल किया, साउंड का अपना स्पीड होगा, फिर हमारे कानों में गया, कानों से दिमाग के पास गया, प्रोसेस गया। ये जो लैग फील हो रहा है बीच में, जो इवेंट हो रहा है और जिस इवेंट को समझ रहे हैं, ये क्या है? लैग है। क्या हम लोग इस लैग को फील कर पाते हैं? इन जनरल नहीं फील कर पाते, जान पाते हैं नहीं। तो इस चीज से कॉग्निटिव साइंटिस्ट लोग, मतलब एक ब्रांच साइकोलॉजी का अलग खोला, जिसमें वो लोग कहे कि रियलिटी कुछ है ना, रियलिटी का मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि घटना हो कब रही है, हम लोग परसीव कब कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य हम लोगों से बहुत कितने लाइट ईयर्स दूर है, तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि जो सूरज की रोशनी अभी आपके हाथों पे पड़ रही है, वो सूरज की रोशनी, वो ऐतिहासिक है। ठीक है। वो तब वहां से जाकर के वेव चला था और इतने सालों के बाद यहाँ पे जाकर के पहुंचा है, और उससे जो इल्यूमिनेट हो रहा है उसको आप प्रेजेंट मान रहे हो। तो इस मॉडल से जब देखोगे तो फिर दिमाग चकरा जाएगा कि जो लाइट 14 साल पहले क्रिएट हुई, वो ऑब्जेक्ट को अभी एनर्जाइज करके इल्यूमिनेट कर रही है, तो फिर टाइम क्या है? बड़े स्केल पर जब हम लोग देखते हैं ना, तो टाइम को देखने का एक अलग रोचक नजरिया पैदा हो जाता है। तो लगेगा कि जो है ना, तब जा करके समझ में आता है कि जो क्वांटम फिजिक्स और ये लोग कहने लगते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स में टाइम लाइन अलग अलग है, टाइम स्केल अलग अलग है ना। अगर आप एक जगह से आ, फिर एक थ्योरी है, उस थ्योरी में ये बताया गया है कि अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर करके, मान लीजिए अर्थ से कहीं दूर ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल करके वापस आ जाते हैं, इस दौरान आपके टाइम स्केल के हिसाब से 1 साल बीता हो, तो अर्थ पर 60 साल बीत चुका होगा। तो यहाँ से जब आप घूम करके ऐसे वापस आ जाएंगे ना, देखेंगे कि 60 साल बीत चुका है अर्थ में, और 60 साल में एक पीढ़ी कहाँ से कहाँ चले जाएगी, और आपका एज कितना चेंज होगा? सिर्फ 1 ईयर। धार्मिक किताबों में रिलीजन में जो है ना, ऐसी बातों का जिक्र बहुत ज्यादा है, जो गॉड्स या जो भी आते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं। कई पीढ़ियां गुजर गई, ठीक है, और सब पीढ़ियों ने जो गॉड्स को चित्रित किया, जिन्होंने मेडिटेट किया या जिन्होंने देखा या ऐसे पाया गया, सब ने एक जैसा ही पाया, और उन्होंने कहा कि लगता है उनकी उम्र नहीं बढ़ती है, उम्र स्थिर रहती है। स्पेस ट्रेवल पे इतना आखिर खर्चा क्यों किया जा रहा है? पूरे दुनिया में अर्थ को नहीं बचा रहा है, स्पेस पे खर्चा कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो मिनरल है और वो चीज है, और सबसे बड़ी ये चीज है कि एज जैसी चीज को धोखा दे देना। अगर आप स्पेस ट्रेवल कर करके आते हो तो इस तरीके का आपका मूवमेंट है कि आप अपने टाइम लाइन से बाहर चले गए, तो कोई बड़ा बात नहीं है किसी इंसान के लिए 8 से 10 हजार साल जीवित रहना। ठीक है। लेकिन वो अर्थ टाइम के हिसाब से, अब अर्थ टाइम का कोई आदमी देखेगा कि 5 से 8 हजार साल कोई व्यक्ति जीवित है, आसमान से आता है, और जो है कुछ बोल करके जाता है, या कुछ बुक दे करके जाता है, या कुछ बता करके जाता है और हम लोग का उद्धार करके आता है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी कि वो लाइट के स्पीड से कब जा सकता है, तो उसके पास टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा होंगी कि कोई भी जो है ना बेसिक लेवल का सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा।
तो ये सब चीजें ना जब विज्ञान के डोमेन में आने लगी और पॉसिबिलिटी नजर आने लगा, तब लोग जाने लगे स्पेस की तरफ। नर्व एनर्जी, एनर्जी जब तक नहीं रहेगी तो क्या होगा? वर्क नहीं होगा। वर्क जब तक नहीं होगा तो क्या होगा? फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। फोर्स जब तक नहीं लगेगा तो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है। चेंज जब तक नहीं लगेगा तो क्या होगा? चेंज नोटिस नहीं होगा। समझे? हमारा ब्रेन क्या करता है? चेंज को नोटिस करता है। आवाज थी यहाँ पे, जो इन्वायरमेंटल नॉइज है उसको वो नोटिस किया है, उसको एवरेज बना के रखा है। आफ्टर सम टाइम धमाका होता है, धमाके की आवाज आता है, बगल में जो है ना किसी के घर में कुछ गिर गया सामान, है ना, हड़िया पतीला कुछ गिर गया, जोर की आवाज आई। हड़िया पतीला जो गिरा, क्या लगा? एनर्जी। एनर्जी के कारण क्या हुआ? वर्क हुआ, फोर्स लगा। ठीक है। सॉरी, एनर्जी के कारण फोर्स लगता है, फोर्स के कारण वर्क होता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसको 2 नंबर पे लिख लीजिए फोर्स को, इसको 3 नंबर पे लिख लीजिए, तो 1 ठीक है, 4 और तो फोर्स के कारण वर्क हुआ, वर्क हुआ तो सिचुएशन चेंज हुई। चेंज हुई तो हमारे ब्रेन ने क्या किया? चेंज को नोटिस किया, रजिस्टर किया। तो ये जो क्या हुआ, इनका कंसेप्ट क्या था कि कहानी शुरू कहाँ से होती है? एनर्जी से शुरू होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो एनर्जी थी। ठीक है। केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई, ये आखिर गई कहाँ? यही रूपांतरित रूपांतरित हुई किसमें? नर्व एनर्जी में। समझ गए? अंतिम में जो होता है ना, जो फिजिकल एनर्जी है वो नर्व एनर्जी में रूपांतरित हुई। तो नर्व एनर्जी के द्वारा पता चलता है। अब नर्व एनर्जी को आप दो चीज कैसे समझा जा सकता है आज के मॉडर्न टाइम थोड़ा सा नीचे कीजिए, वो क्या लिखे हैं सर? चेंज पे? के बाद? बताते हैं। चेंज के बाद है चेंज नोटिस। हमारा ब्रेन क्या करता है? चेंज को नोटिस करता है। तो नर्व एनर्जी जो होती है, जिसका बनाना है थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है, हम दे देंगे आपको समय। नर्व एनर्जी जो होता है ना, नर्व एनर्जी से आप दो चीज ये कर सकते हैं। एक तो सेंसेशन कह लीजिए इसको, या फिर न्यूरॉन फायरिंग कर ली कह दीजिए इसको। कहीं से एनर्जी तो आया, कुछ तो आया। अब क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों का एक दृष्टिकोण डेवलप होता है इस क्षेत्र में। वो कहते हैं साउंड जो है, साउंड आया, साउंड को हम लोग सुने, समझे, तो साउंड का जो सेंसेशन आया उसकी एनर्जी कहाँ से आई? साउंड का वेव कैरी करके आ रहा था एनर्जी को। ठीक है। उसका वेव एनर्जी को कैरी करते हुए आता है, अपने साथ सेंसेशन लिए हुए। सिग्नल भी लाया और एनर्जी भी लाया। वो एनर्जी ट्रांसमिट हुई उस ऑर्गेन में। उस एनर्जी का यूज करके उस ऑर्गेन ने मतलब उसको दूसरा फॉर्म दिया और ट्रांसमिट किया। इसको आप लोग कैसे समझे? एनर्जी आया, उस एनर्जी का यूज बॉडी ने किया और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया। मतलब क्या? बॉडी सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं ले रही है, सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं ले रही है, बॉडी इन्वायरमेंट से भी एनर्जी ले रही है। ये दृष्टिकोण जो है ना, ये सेंसेशन के बाद क्या लिखे हैं सर? यहीं पे नीचे नीचे न्यूरॉन एल से फायरिंग, जी स्टार्ट हुआ। न्यूरॉन फायरिंग है। सेंसेशन के बाद है न्यूरॉन फायरिंग। तो वैज्ञानिकों में जो है ना, एक नई दिशा में वैज्ञानिकों की सोच जाती है। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि बॉडी केवल फूड से एनर्जी नहीं ले रही है, बॉडी एनर्जी एनवायरनमेंट से भी लेती है। मतलब बॉडी में एनर्जी रिसीव करने के और भी ऑर्गन्स हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ तरीका है जिसके थ्रू बिना फूड के भी व्यक्ति रह सकता है? तो पीछे जाकर इतिहास में देखा गया तो पता चला कि कुछ लोग ब्रिदेरियंस होने का क्लेम किया। ब्रिदेरियंस होने का अर्थ है जो जिनको फूड की आवश्यकता नहीं है, वो केवल सांस लेकर के जीवित रह सकते हैं, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेकर के, और उसको किसी तरह हार्नेस करके उस पे जीवित रह गए। और ये प्रैक्टिस आया उनको, धीरे 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 फूड कम करते और इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते लेते। तो ये हाल के कुछ समय का है ये सब चीज। ठीक है।
प्रश्न बहुत पहले आया था, पर हाल के समय में जब तकनीक बढ़ी, चीजें बढ़ी, साइंस डेवलप किया, तो इसका उत्तर खोजने की दिशा में थोड़ी आसानी के साथ लोग बढ़ते हैं। तो यहीं पे हम लोग इतना सही पढ़ना है कि इन्होंने क्या कहा कि नर्व एनर्जी की बात की, तो नर्व एनर्जी आप समझ गए, और इन्होंने ये बात कही कि भैया सेंसेशन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग किस समय में जी रहे हैं? हम लोग बहुत पुराने समय में जी रहे हैं, जब इतिहास पढ़ रहे हैं अभी, और हम अभी की बात नहीं कर रहे, मतलब इस जगह पर वी आर रियली टॉकिंग अबाउट द टाइम जब बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब बात हो रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम लाइन है? इनका टाइम लाइन हम बता देते हैं। ये श्रीमान 1801 में जन्मे थे, 1850 में ये, ठीक है, अपना जीवन सफल कर लिए। तो 1850, 50 नहीं, 58, 57 ईयर्स तक जो है ये जीते हैं। तो जोहानस मुलर जो है, ये किस समय की बात है? 1800 ईस्वी की बात है। अभी 2024-25 में जब हम लोग न्यूरॉन के फायरिंग की और ये वो बात करते हैं, तो न्यूरॉन फायरिंग का तो उस टाइम कंसेप्ट ही नहीं था, है ना। तो हम आज के समानांतर में हम पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। स्टिमुलस, स्टिमुलस का उस टाइम पे कंसेप्ट था, सेंसेशन का कंसेप्ट था, न्यूरॉन फायरिंग का कंसेप्ट उस टाइम नहीं था। तो जब न्यूरॉन फायरिंग का कंसेप्ट नहीं था, तो उस टाइम पे किसी व्यक्ति ने बताया, सोचिए, तो कितनी बड़ी बात हो गई। ये इसीलिए उसके इतिहास में ये एक माइलस्टोन है, सेंसरी फिजियोलॉजी, कि 1800 समथिंग ईस्वी में कोई व्यक्ति आकर के बोलता है कि नहीं, हम लोग का माइंड चीजों को डायरेक्ट नहीं जानता है। कैसे जानता है? नर्व के थ्रू, नर्व एनर्जी के थ्रू जानता है। यही तो फुटफॉल था ना, जो आगे डेवलप होकर के न्यूरोसाइकोलॉजी बना होगा। सबसे पहले फादर ऑफ फिजियोलॉजी। तो अगर फादर ऑफ फिजियोलॉजी को ग्रैंड फादर ऑफ न्यूरोलॉजी कहा जाए, तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है मेरे अलावा, तो इसीलिए इसको मत लिखिए कि एग्जाम में आ जाए। समझने के लिए हम कह रहे हैं कि ग्रैंड फादर ऑफ न्यूरोलॉजी, मतलब किसी ने कहा होगा मौखिक रूप से, किताब में या कहीं पे ऐसा नहीं है कि ग्रैंड फादर ऑफ न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइकोलॉजी इनको कहा जाए, लेकिन एक्चुअली में कहा जा सकता है, क्योंकि इस इन्हीं के फिजियोलॉजी के वर्क से निकला सेंसरी फिजियोलॉजी, और सेंसरी फिजियोलॉजी के बेसिस पे जाकर के बनता है न्यूरोलॉजी, या फिर न्यूरोसाइकोलॉजी, या फिर न्यूरोसाइंस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि कैसे जो है फिजियोलॉजी के स्टडी से हम लोग के साइकोलॉजी की एक दिशा बनी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जेस्टाल्ट के बारे में। ठीक है, जेस्टाल्ट क्या है? कौन थे जेस्टाल्ट? कौन बताएगा? कोई व्यक्ति है, कोई कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेन का नाम है? जेस्टाल्ट क्या है? 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए अगर ये प्रश्न आता है कि जेस्टाल्ट क्या है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी कंसेप्ट का नाम, या फिर साइकोलॉजी का एक दृष्टिकोण, तीनों में से क्या है जेस्टाल्ट? क्या बोलिएगा? शब्द है सर। कंसेप्ट है यानी कि एक, ठीक है, आपके हिसाब से व्यक्ति का नाम है जस्टाल। व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ये कौन बोला व्यक्ति का नाम है? निधि, आप बोले ना व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और किसी को लगता है कि जेस्टाल्ट एक कंसेप्ट है, जैसे बिहेवियरिज्म है, ये वो, ये तो कहकशा बोली कि एक शब्द है, ठीक है, एक दृष्टिकोण है, ये भी लगता है किसी को? ठीक है, अब देखिए, साइकोलॉजी में बहुत लोगों को लगता है कि जेस्टाल्ट जो है ना एक व्यक्ति का नाम है। जेस्टाल्ट एक व्यक्ति का नाम नहीं है।
ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो नाम जैसा लगता है। तो नाम जैसा लगता है तो क्या होता है कि हम लोग का माइंड जो है ना क्या करता है, तुरंत जो लगता है वही सही है। ठीक है ना, हमें जो लगता है, हमारे अनुभव किसके आधार पे बने होते हैं। आप जीवन में देखिएगा, जो व्यक्ति कह रहा होता है ये अनुभव है ना, बहुत अनुभव किया, अरे भैया अनुभव जो किए हो, ठीक है, आप हो गए 55 साल के, आपका जो अनुभव था क्या वो साइंटिफिक लेंस से फिल्टर्ड था? क्या साइंटिफिक रीजन और लॉजिक के रिगरस टेस्टिंग प्रोसीजर के थ्रू जो है आपका गया? नहीं। आपका जो अनुभव था क्या था? वो सेडिमेंटेशन था, परत दर पर जो लगता गया उसी को सच मान के चलता गया। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 55 साल में भी जो आप निर्णय ले रहे होते, उस निर्णय का असर वही होता जो आप चाहते हो। ठीक है, यह चीजें बहुत हद तक आपके कंट्रोल में होती है, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, आपका डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी होती है कि आपकी तारीफ डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आता है, आपकी सलाह जो है लोग मांगने के लिए आते हैं। भाई इस आदमी का डिसीजन मेकिंग बहुत सही है, ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल बहुत सही है, लेकिन नहीं हुआ। क्या हो गया? सिर्फ टाइम बढ़ने के साथ क्या हुआ, आपके पास सेडिमेंट जमा होता है गया, आपके पास स्टैक जमा होता है गया अनुभवों का। और आप कहते हो कि देखो मेरे अनुभवों का स्टैक इतना बड़ा है, तो हम सही डिसीजन ले रहे हैं। बट जब आपसे तर्क वितर्क किया जाता है, जैसे मेरे ऐसा कोई बच्चा जाता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपसे बात करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वो बात करेगा, आपके साथ बैठेगा उठेगा, वो आपकी बातें सुनेगा, आप सुनाओगे वो सुनेगा। और वो सुनेगा नहीं, वो कान खोल के सुनेगा। ठीक है, जब आपको कहा जाता है कि आप समाज में बहुत बड़े या बहुत अचीव व्यक्ति हो, बहुत अनुभव है, तो आपका अनुभव सीखने के लिए जाएगा कि देखो मैं भी सीखूं। वो कान खोल के सुनेगा, जब वो देखेगा कि लॉजिक एब्सेंट है, रीजन एब्सेंट है, ठीक है, और ये केवल इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस कि चलो ऐसा हो गया मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब जैसे किसी को दूध वाले ने जो है पानी वाला दूध दे दिया, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नहीं, दूध वाले क्या होते हैं, वो पानी मिला के ही दूध देते हैं, है ना। तो ये बात जो है यही कंक्लूडेड हो गई, यही ट्रूथ हो गया धीरे धीरे। ये ट्रूथ जब धीरे धीरे दूध वाले तक पहुंचा, तो दूध वाले ने सोचा कि जब ऐसी ही बात है कि दूध वाले सभी पानी मिला के ही दूध देते हैं, तो चलो हम भी मिलाते हैं, जब सब मिला रहा है तो हम भी मिलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिए कैसे कहाँ से वो चीज होती है, करप्शन भी फैलता है। यानी कि साइकोलॉजिकली जो है इतनी सारी चीजें होती रहती है हम लोग के माइंड में। तो ये जो जेस्टाल्ट है, जेस्टाल्ट को ज्यादातर व्यक्ति जो है ना, ये नाम समझते हैं, पर नाम है नहीं किसी का ये। नो, नाम नहीं है। तो जब देखा कि हमारा मस्तिष्क ये गलतियां कर रहा है, तो एकदम अलर्ट रहिएगा आपसे। जो लगता है वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, जेस्टाल्ट नाम जैसा लगता है पर नाम है नहीं। तो जेस्टाल्ट क्या है? जेस्टाल्ट एक कंसेप्ट, नाम नहीं है। ठीक है, जेस्टाल्ट क्या है? जेस्टाल्ट एक कंसेप्ट है। ठीक है, जर्मन शब्द है ना सर? क्या हुआ? जर्मन शब्द है। हाँ, जर्मन शब्द है। जर्मनी का जो है ये जर्मन वर्ड है, इसीलिए नाम से लगता है जेस्टाल्ट। अब एक आदमी था जेराल्ट करके, एक कोई फेमस जो है ना, इंग्लिश का कोई सीरीज है द विचर करके, उसमें मेरा एक वन ऑफ द पसंदीदा हॉलीवुड एक्टर जो है वो है उसमें। तो वो जेराल्ट ऑफ रिविया ऐसे करके उसका नाम है, तो उसका नाम जेराल्ट है, तो उसके नजदीक नाम जेस्टाल्ट है। जितने भी इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं ज्यादातर को जो है ना, इवन साइकोलॉजी के भी ये क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा चुप रह जाते हैं या डाउटफुल होते हैं। अगर इंटरव्यू करके सबसे पूछा जाए कि जेस्टाल्ट महोदय के बारे में बताइए, तो फिर बहुत कम लोग ये चीज ऐसे जवाब देंगे, देते हुए पाए जाए कि सर जेस्टाल्ट कोई आदमी नहीं था। ठीक है, और यहीं से इंटरव्यू पकड़ लेगा तुरंत, बस उसको वही सुनना ही था।
अब देखिए, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म जैसे होता है ना, तो इसको जेस्टाल्टिज्म नहीं करके जेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा गया। ठीक है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्यों कहा गया? जेस्टाल्ट क्या है? एक कंसेप्ट है या फिर एक दृष्टिकोण है चीजों को देखने का। साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च करने का तरीका क्या है, रिसर्च के वैल्यूज पढ़ते हैं, रिगर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसको डेटा कलेक्ट करने का तरीका हम लोग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिलॉसफी भी पढ़ते हैं कि किन किन लोगों का दर्शन क्या था, वो लोग कैसे देख के चीजों को एक्सप्लेन करते थे। तो वही दर्शन और दृष्टिकोण जो है ना, उन्हीं में से एक है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और दर्शन और दृष्टिकोण को बल कब मिलता है? जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऐसा प्रूव कर दिया जाता है। तो हम लोग के साइकोलॉजी में हम लोग को सारी चीजें पढ़नी होती है। तो हम लोग जो ये जेस्टाल्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या है? एक दर्शन और दृष्टिकोण का पात्र है, मतलब एक पार्ट है। जैसे साइको एनालिसिस है सिगमंड फ्रूड का, सिगमंड फ्राइड का। तो फ्राइड का भी वो क्या है कि एक दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग चीजों को देखते हैं। इसको इंग्लिश में ही लिख लीजिए, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट्स। सम, SUM, सम का मतलब होता है योग, योगफल। जैसे गुना करके निकालते हैं तो गुणनफल होता है, जोड़ के निकालते हैं 1+2 = 3, तो 3 को सम कहते हैं, योगफल कहते हैं। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको कैसे समझना है? होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट्स, पहले मैथमेटिक्स से देखते हैं। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट। सम ऑफ जैसे कोई चीज है, 2+1+3+5 कितना होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, 10, 11। 11 है। ठीक है, तो 11 हो गया। तो ये कह रहा है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट्स। तो देखते हैं LHS बराबर HS करके, इधर 11, इधर बराबर 11। तो ये तो गलत हो गया जो स्टार्ट मैथमेटिकली। होल तो बराबर होता है, अगर किसी चीज के टुकड़ों को जोड़ दो तो वो तो होल के बराबर ही हो जाएगा ना। सर्किल पे लगाओ, टुकड़े कर दो सर्किल के, सर्किल तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैथ के क्लास में मेरा एक फेवरेट डायलॉग होता था। चलो, चलो ये हो गया, सर्किल को टुकड़ों में तोड़ दिया। अब सारे टुकड़ों को जोड़ दो आपस में, क्या हो जाएगा? बन जाएगा अखंड सर्किल। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, कहाँ सही हुआ? अब समझे? पहले गलत को समझिए, फिर सही को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हुए कि क्या दिक्कत हो, मतलब ये तो ऐसा लॉजिकल बात नहीं लग रहा है सर, पर ये मैथमेटिक्स के लॉजिक की बात है। अब हम एक और पार्ट, एक और एग्जांपल देते हैं। तो इस तरीके में माइंड जाए तो सब ये मत सोचेगा कि जो है ना कि सम, तो इस हिसाब से क्या होता है कि किसी भी चीजों का, टुकड़ों का अगर सम अप करते हैं तो वो होल बनाता है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, टुकड़ों का जब होल करते हैं, सारे टुकड़ों को जोड़ते जो है ना, उनसे छोटा होता है होल। कंप्लीटनेस जो है ना, वो एक बहुत बड़ा टर्म है, आप सारे टुकड़ों को जोड़ के कंप्लीट नहीं कह सकते। तो इसका क्या अर्थ लग रहा है सर? ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है। ये तो सबको जोड़ के मिला करके तो वापस वो चीज बन जाती है, जैसे पजल हो, ठीक है, पिज्जा पाई हो, कुछ भी हो, सबको जोड़ देते हैं तो वो होल बड़ा कैसे हो गया? जो है ना, होल का मतलब हो गया समूचा। ठीक है, टोटल। तो प्रश्न ये है कि आखिर होल बड़ा कैसे हुआ? जब सम जो है सबको मिला करके हम लोग होल में बनाते हैं, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? अब आइए इसको समझते हैं। एक जगह कुछ मिस्त्री बैठे हुए थे। ठीक है, इधर ईंटें हैं, ईंटों की वो दीवार बना रहे हैं। ये दीवार है, दीवार की संरचना कैसी है? ऐसी है। दीवार के बीच में क्या है?
सीमेंट वालू का मिक्सचर है, मसाला है। ठीक है, तो ये हुई दीवार। अब इधर आपने दीवार से सारे ईंटें निकाल दिए। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या है, दीवार के पार्ट्स क्या है, ईंटें। समझ में आ रहा है ना, एकदम सर वो क्लियर। समोसे लिखे हैं होल के नीचे। हाँ, समूचा। समोसा। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, ये है यहाँ पे ईंट रखा हुआ है, ईंट का ढेरा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा छोटा ही हो गया है, मान के चलिए कि मान के क्या चलेगा, बना ही देते हैं। तो बोलेंगे मान के चलने, तो बोलिएगा नहीं, हम नहीं मानेंगे सर। तो चलो बना ही देते हैं। ठीक है, ये ईंट का ढेर है, इसमें ईंटें रखी हुई है, ये ईंट का दीवार है। बड़ा कौन है साइज में? अब देखो, इसके जो है पार्ट्स को निकाल दिया। ठीक है, इसके पार्ट्स को निकाल दिया और उसको सम कर दिया, सबको एक साथ रख दिया। तो उसके बाद जब साइज देखा तो पता चला ये जो ईंटें हैं ना, सारे ईंटों को एक साथ आप रख दो ऐसे करके, दीवार के स्टाइल में स्टैक करके एक दूसरे के ऊपर, तो भी दीवार से छोटा हुआ। दीवार क्या था, बड़ा था फिर भी आकार में। यही है, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसके सारे पार्ट्स को आपने सम कर दिया, फिर भी होल बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें कंप्लीटनेस का नुकसान है। ये जो आप बीच में ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, जिस मसाले से जो है ये दीवार जुड़ा हुआ है, इसको फिगर को आप लोग बना लो। सीमेंट का अर्थ होता है, सीमेंट जो शब्द है अंग्रेजी का, उसका अर्थ होता है गोंद। ठीक है, ग्लू। ठीक है, और ये आपका चलिए ईंट है। तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई कि सम कैसे बड़ा हो जाता है अपने पार्ट, मतलब होल कैसे बड़ा हो जाता है अपने सम ऑफ पार्ट से? तो ये वाला ईंट का ढेर क्या हो गया, सम ऑफ पार्ट्स। और ये क्या हो गया, होल। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। तो अब देखिए, हम एक बात कहते हैं, क्या दीवार खड़ा करने का मतलब ये है कि इसके सारे ईंटों को निकाल के एक दूसरे पे स्टैक कर दो तो दीवार हो गया, उसके ऊपर फिर छत ढाल लो, बीम ढाल लो, बीम डाल दो, लिंटर डाल दो, छज्जा ढाल दो, दीवार? मतलब अगर देख रहे हैं कि कोई दीवार है, दीवार बनी है, तो हम दीवार के सारे ईंट को खोल दें और ईंट के ऊपर ईंट रख दे और उसके ऊपर लिंटर ढाल दें, तो क्या ये समझदारी भरा कार्य आप लोग करेंगे क्या कभी अपने घर में? दीवारें तो है, ईंट के ऊपर ईंट रख दो, हो गया दीवार। करेंगे ऐसा नहीं। काम? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दीवार का जो पर्पस है वो पूरा नहीं करेगा, कभी पूरा नहीं करेगा, वो दीवार की बराबरी कर नहीं सकता। आप उसके पार्ट्स को जोड़ भी दो, तो भी वो जोड़ने के बाद भी अलग अलग ईंटें ही है, वो एक पूरे सिस्टम की तरह काम नहीं कर रहा है। मेन चीज इसी पर फोकस रखिए। ठीक है, अब इसको लिखिए, जेस्टाल्ट का अप्रोच, नहीं जेस्टाल्ट का अप्रोच नहीं, जेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। इसको गेस्टाल्ट हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको जेस्टाल्ट बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले गेस्टाल्ट बोलते हैं। तो देख लीजिए, गेस्टाल्टवादी जेस्टाल्टवादी जो लिखिएगा। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में, मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेशन का एक वर्ड बता दीजिएगा। INTER इंटर, PRE प्री, TATION, मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में
इसके छोटे छोटे अवयवों को क्या बोले सर? मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में इसके छोटे छोटे अवयवों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर छोटे छोटे अवयवों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर समझना और पुनः उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर और पुनः उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक चित्र तैयार करना सामने मौजूद और पुनः उन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर एक चित्र तैयार करना सामने मौजूद रियलिटी को समझने का सामने मौजूद रियलिटी को समझने का सही तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्णता का एक अलग महत्व है। क्योंकि संपूर्णता का एक अलग महत्व है और इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ देने से हम उस संपूर्णता को मिस कर देते हैं। हम उस संपूर्णता को मिस कर देते हैं जो किसी भी रियलिटी को उसके मायने प्रदान करती है। जो किसी भी रियलिटी को उसके मायने प्रदान करती है। उदाहरण के स्वरूप उदाहरण स्वरूप ब्रेकअप के बाद या रिश्ता टूटने के बाद रिश्तों का मूल्यांकन करना, रिश्तों का ऋणात्मक मूल्यांकन करना, ठीक है, निगेटिव मूल्यांकन करना, इसको लिख लीजिए। उदाहरण स्वरूप छुट्टा किसी का की हो गया सबका। बोलिए सर। कहाँ से बोल? उदाहरण स्वरूप रिश्ता टूटने के बाद उसका ऋणात्मक मूल्यांकन करना। अब ठीक है, ये एक उदाहरण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट करके अच्छा से कर लीजिए कि जब भूलिएगा तो स्टार्ट हो। तो ऐसा उदाहरण इसीलिए हम देते हैं एकदम चुटकी में याद आ जाए तुरंत, है ना। ये सब चीज उदाहरण जो है बहुत लोगों के अनुभव में रहता है, नए अनुभव में होगा तो आपके सेकेंड हैंड अनुभव में होगा, किसी ने किसी का सुने होंगे, जाने होंगे जरूर, दिमाग में एकदम ये बातें क्या रहती है, या किसी ने किसी को देखे होंगे जरूर ऐसा करते हुए। तो उससे साइकोलॉजी को हम लोग जब कंसेप्ट को समझते, पढ़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो खटाखट एकदम जुबान पे याद रहता है। अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में आप समझिएगा तो फिर दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, हमने देखा ना ये चीज, संपूर्णता का एक अलग मायने देखती है। दीवार को उसका मायने क्या देता है? दीवार को उसका मायने देता है कि सिर्फ ईंट नहीं देता है। दीवार से जाहिर सी बात है कि अगर आप ईंट निकाल दोगे तो दीवार कमजोर जरूर हो जाएगी, लेकिन वो जो बंधन है हर एक ईंट से ईंट का, जो ग्लू जिस गोंद से वो चिपका हुआ है जिस सीमेंट से,
वही ना उसको दीवार को उसको मायने देता है, स्ट्रेंथ देता है कि भाई हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वैसे करके वो एक सिस्टम बनाया, तब दीवार का मतलब है। नहीं तो खाली ईंट पे ईंट रख दो तो दीवार का कोई अर्थ नहीं है, दीवार का कंसेप्ट ही नहीं, उसको दीवार कहेंगे ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईंट का ढेर। तो जेस्टाल्ट ने यही बात की। जेस्टाल्ट ने ये बात क्यों, जेस्टाल्ट सॉरी, जेस्टाल्ट ने ये बात नहीं की, जेस्टाल्ट में यही बात कही गई, जेस्टाल्ट के अप्रोच में। तो ये बात क्यों कही गई, इसीलिए कही गई कि उस वक्त क्या होता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का दौर था, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता था, चीजों को स्ट्रक्चर देख के समझने की कोशिश करता था। फिजियोलॉजी क्या था, फिजियोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म का ही तो एक दृष्टिकोण था ना, कि चीजों के स्ट्रक्चर को देखो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और देखो कि स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे वर्क कर रहा है। तो इसने बोला कि नहीं, अलग अलग नहीं, संपूर्णता। तो सब चीजों को ना अलग अलग। तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, कहने वाले व्यक्ति थे मैक्स वर्बर, ठीक है। जस्टाल्ट अप्रोच के साथ हमेशा नाम आता है मैक्स वर्डाइमर का। जर्मन, ठीक है, मैक्स वर्डाइमर, ठीक है। तो यही वाली बात है। अब इसका अर्थ क्या होता है सर जेस्टाल्ट का, जेस्टाल्ट का अर्थ होता है शेप या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका अर्थ होता है आकार, शेप कह लो, इसको आकार कहते हो, या कॉन्फ़िगरेशन यानी बनावट, हिंदी में हम बनावट लिख देते हैं उसको, इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो अगर जेस्टाल्ट वर्ड का यूज फिर वो नहीं ब्लैक करते, कलर में जो लिखे हैं उसको सही से लिख दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। ये नाम ना इनका MAX मैक्स वर, चलिए स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं इसको, वर्दाइमर। अपना वो है ना, तर पड़ा हुआ इंग्लिश मीडियम वाला, तो रनिंग में लिखने का आदत हो जाता है, ऐसे ही बोल करके जो है ना सही करवा लिया कीजिए, जहाँ पे दिक्कत हो गलत मत लिखा कीजिए। तो चलिए, शेप जो है, शेप क्या है कि बनावट की बात करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जेस्टाल्ट का वही अर्थ है। अगर जेस्टाल्ट जर्मन की बजाय कोई और व्यक्ति होता, यूरोपियन होता, इंग्लिश होता, या फिर उसने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो इसको क्या कहा जाता पता है, इसको कहा जाता है कन्फिगरेशनिज्म। जैसे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया, बिहेवियर पर बेस्ड था, बिहेवियरिज्म कहा गया, तो इसको कहा जाता कन्फिगरेशनिज्म। तो समझने में भी आसान होता, कॉन्फ़िगरेशन पर बात कर रहा है। तो लेकिन इससे ज्यादा आसान और छोटा क्या लग रहा है, जेस्टाल्ट, तो जेस्टाल्ट रह गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशनिज्म नहीं रहा। क्लियर है। अब जेस्टाल्ट जो है ना थोड़ा डीप विषय है, इसकी क्लासेस और भी चलेंगी, ये क्लासेस में नहीं होगा। हम लोग जैसे अभी हम लोग एंटर किया इसमें, ठीक है। अब इसमें किन किन लोगों का नाम आता है, थोड़ा वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पीपल है। हालांकि श्रेय दिया जाता है किसको, मैक्स वर्दाइमर को, लेकिन और भी कुछ कुछ लोग हैं, पीपल। इसको जो है ना स्लैंग लैंग्वेज पीप्स भी कहते हैं लोग शॉर्ट में, हे पीप्स, हाउ आर यू, सुने होंगे आप लोग इंग्लिश जो शोज या मूवी सब आते हैं जिसमें कॉलेज वॉलेज का दिखाया जाता है, पूरा स्लैंग लैंग्वेज यूज करेंगे, पीप्स, हे पीप्स। तो कभी कभी बड़ा फनी और प्यारा इंटरेस्टिंग वे लगता है, तो हम ना ऐसे एक कभी कभी याद रखते हैं, तो वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपल, सो हु वेर दे, दीज वेर इंपॉर्टेंट पीप्स, हु, ये इंपॉर्टेंट पीप्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को कुछ कुछ दिया है। अब मैक्स वर्दाइमर जो है ना, मैक्स वर्दाइमर को जो है बर्लिन, जर्मनी में एक बर्लिन, बर्लिन एक जगह है, बर्लिन पर जो है लैब बनाया गया, तो इसकी जो बनाने वाली यही थे। यहाँ पे एक आदमी था कर्ट कॉफका, यंग मैन,
उस टाइम पे मतलब 1801 ये वो टाइम था ना कि यंग मैन लोग डिस्ट्रैक्टेड और ये वो नहीं होते थे, वो जीवन में वो चीजें कर रहे होते थे जो चीजें करनी चाहिए होती थी। अभी के टाइम पे क्या होता है कि मतलब दुख लगता है हमको कि प्रीवियस जनरेशन, मेरे पीछे का जनरेशन सब जब बैठ करके यूट्यूब देख रहा होता है और देख ही रहा था जॉम्बी की तरह, मतलब चल रहा है तो घंटों बीत गए पता नहीं चला, मतलब टाइम का भी ये उसको ये नहीं है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। हाँ चलो, कोई ऑटो वोटो में चलते हुए अगर देख रहा है यूट्यूब जहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है तो देख रहा है तो समझ में आ जाता है। तो जहाँ पे टाइम से मतलब वर्ल्ड में कितनी चीजें क्रिएट की जा सकती है। तो पता है डिजिटल युग के बाद क्या होगा? डिजिटल युग के बाद आप लोग देखे होंगे पूरी दुनिया में भाग्यवाद बड़ा जोर से चल गया है लोगों में, है ना? भाग्य पर रहना, धार्मिकता बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो चीज हो। भाग्यवाद मजबूत हो रहा है। पता है भाग्यवाद क्यों मजबूत हो रहा है सबके माइंड में? सबको लग रहा है कि नहीं, जो चीज है, जो भाग्य में लिखा है, या उसके बाद लोग कन्फर्मिस्ट हो रहे हैं, लोग प्रेशर में दबे जा रहे हैं। इसके पहले की दुनिया बताते हैं, 1800 की दुनिया की। 19-20 साल का लड़का हैंगार से, ठीक है, 20 साल का लड़का जो है ना, एयरपोर्ट से एक प्लेन चुराता है, उठा करके लेके चला जाता है रातों रात जो है। दो चार लड़के मिलके प्लान बनाते हैं, 20 साल के लड़के एयरबेस में घुसते हैं, प्लेन चुराते हैं, 4 प्लेन लेकर के भाग जाते हैं, ठीक है। पहली बार प्लेन भी उड़ाते हैं, पहली बार प्लेन लेके भागते भी हैं, 4 प्लेन लेकर के भाग जाते हैं, और उसके बाद जो है एक दुश्मन के अड्डे पे जा करके, नौसैनिक अड्डे पे जाके रात में उसको बम गिरा के नेस्तनाबूद कर देते हैं, और सुबह होने से पहले जा करके प्लेन जहां से चुराया होता है वहां पे जाके लगा देते हैं। अगली सुबह दुनिया को पता चलता है कि किसी देश के विमान जो है, मिलिट्री बोलती है कि आकर के इतना बम गिरा के मेरे नौसैनिक जहाजों को तबाह कर दिया। तो सेना बोलती है कि नहीं, हमारा तो जो है प्लेन तो यहीं लगा हुआ है। तो जब जा करके प्लेन वापस हैंगार में देखता है तो पता चलता है प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है, रात में प्लेन उड़ा है और सारा हथियार जो है, बम गोला बारूद गायब है। तो वो जो 5-7 युवा थे, ये हम 19-20 साल, उसमें से जो सबसे बड़ा था वो 22 साल का था। तो ये उन लोगों की कहानी है। और ये लोग वॉर को खत्म करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि जब तक उसके नौसैनिक अड्डे को तोड़ा नहीं जाएगा, और इन लोगों को लगा कि नहीं, कुछ षड्यंत्र है, वार को लंबा खींचो, हथियार वथियार का खरीद, और ये वो बहुत सारा लोगों का इंटरेस्ट है। जब अपने पास हथियार का जखीरा है और एक बार जो है एक जखीरा अगर उड़ेल दिया जाए तो नौसेना खत्म हो जाए, तो हमारी सेना ये चीज क्यों नहीं कर रही है? तो कुछ लड़कों ने जाकर के ये काम कर दिया ताकि युद्ध जो है तुरंत हो जाए, और उसके बाद जो युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। ठीक है। बाद में आगे परमाणु बम और ये वो सब चीजें जो है, जिस देश के ऊपर, जिस नौसैनी देश के ऊपर ऐसा हुआ था, तो उसने तय किया कि अब मैं परमाणु बम बना दूंगा और हमेशा के लिए जो है अगले को खत्म कर दूंगा। तो वो जो 4-5 लड़के थे, तो उस टाइम दुनिया में लोग ऐसा काम करते थे। दुनिया में लोग मोबाइल से बाहर निकलते और दुनिया के चैलेंजेस को देखते, उन चैलेंजेस को हेड ऑन लेते, हंसते, एंजॉय करते, वैसे चैलेंजेस और बाधाओं के ऊपर रिबेल वाले निर्णय लेते। तो उस टाइम पे भाग्यवाद नहीं था। उस टाइम पे क्या आया दुनिया में? इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई। लोग भाग्य पे नहीं, कर्म पे बिलीव करने लगे, लोग मशीन बनाने लगे, लोग बोलने लगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। और क्या बाधा क्या है, बोलो ना, बाधा क्या है, बाधा को पार करेंगे। तो ये वाला वो चीज था। लेकिन डिजिटल एज के बाद क्या हो गया? लोग भाग्यवादी हो गए। जहां प्रेशर आने लगा, जहां मुश्किल होने लगी, लोग सर झुकाने लगे, लोग भागने लगे, लोग आराम खोजने लगे, लोग शांति खोजने लगे, लोग प्लेजर खोजने लगे। और जो उस मेंटालिटी के लोग थे पुराने वाले टाइप में, वो लोग जानते थे कि शांति युद्ध के बाद ही आती है। शांति के लिए ही तो खून बहाना पड़ता है, ठीक है। सुख के लिए ही तो लड़ाई करनी पड़ती है। और दुख है, झगड़ा, ये मतलब ये लड़ाई करके ही आता है। जीवन में जो सुख है वो चैलेंजेस ले करके ही आता है, और चेंज को तोड़ के ही आता है, ऐसे नहीं आता है। 2 पीढ़ियां, पिछली पीढ़ी को हम बताएगी कैसे करके आता है। उस पीढ़ी ने कितना कुछ अचीव किया साइंस में, दुनिया को दशा दी। और वो अगर भाग्य के भरोसे बैठे होते हमारे डिजिटल जनरेशन की तरह, कि जो ये मुश्किल आ गई तो क्या करे ऐसे वैसे, तो नहीं होता। सोचिए कि वो ऐसी पीढ़ी थी जहां 2 आदमी मिलकर के पूरा का पूरा सुरंग खोद देता था, किलोमीटर तक लंबा, सिर्फ 2 आदमी। तो ये मतलब क्या जनरेशन था और क्या चीज थी। उसी जनरेशन में एक यंग मैन थे, कर्ट कॉफका। समझिए उस जनरेशन का साइकोलॉजी आप लोग समझ गए कैसी चीज है। तब तो इतनी सारी चीजें आ रही है निकल के। आज के टाइम में आप दिखा दोगे कौन कौन सी थ्योरी निकल के आ रही है, थ्योरेटिकल क्या फाउंडेशन बन रहा है, जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको चैलेंज कौन कर रहा है? कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे आप देखो कि हर चीज को चैलेंज कर रहा था। जब फिल्म और इंडस्ट्री में आई बात आई,
तो इवन डिसेंसी तक को चैलेंज कर दिया गया, मतलब इस चैलेंज करने के हवा में। और जो इसका बुरा परिणाम आप कह सकते हैं कि कपड़ा पहनना और जिन चीजों को अच्छा बनाता था उन सब को बोला कि नहीं हटाओ, ये सब पूरा नंगा होकर के जो है ना एकदम अंग प्रदर्शन करेंगे, नशा करेंगे, ये वो करेंगे, फ्रीडम हम लोग करेंगे, हर चीज को चैलेंज करो। तो ये थोड़े बुरे दिशा में भी चला गया। पर एग्जिस्टिंग चीजों को चैलेंज करना, वैसे करना, वो चीज तो उसी में एक व्यक्ति थे कर्ट कॉफका, ठीक है, और एक व्यक्ति थे वुल्फ गैंग कोहलर। तो आप समझ लो उस टाइम का जो वर्ल्ड था, जो वर्ल्ड वार से लोग पीड़ित थे, मतलब टाइम वो चीज था। तो लोगों के लिए चैलेंज जो है ना, मतलब वो चीज नहीं था। लोगों का माइंडसेट ही डाकू और गैंगस्टर वाला वैसे हुआ करता था ना, कि चैलेंज क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई चैलेंज नहीं होता है। दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, हम क्या सुख के लिए मरे जा रहे हैं? हम मरे जा रहे हैं उस पर्पस के लिए, उस फ्यूचर और उस कल को क्रिएट करने के लिए जो हमको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जब आदमी खड़ा होता है ऐसे सिचुएशन में आंखों में आंखें डाल के, तो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, नथिंग इज ए पॉसिबल वाली। और आज के टाइम का आदमी क्या करता है, मूल्यांकन करता है, कैलकुलेट करता है, क्या करना सही होगा, उधर ऐसे करना सही होगा, उधर से होगा। 90% ऑफ मूल्यांकन में उसका देखोगे आप इन्वायरमेंटल प्रेशर। 95% वो तवज्जो इन्वायरमेंटल प्रेशर में देख करके वो बचने पे देता है कि क्या सेफेस्ट रास्ता है, और उसके लिए चाहे अपना वो फ्यूचर कुर्बान कर दे, अपना कल कुर्बान कर दे, वो भी चलेगा। उसको फिर कहेगा अरे क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में होगा यही वही होगा। तो ये जो लोग हैं आपके, वुल्फगैंग कॉलर, कर्ट कॉफका, इस इन चीजों, इन लोगों को समझिए, पहले इनके माइंडसेट को समझिए। किस माइंडसेट के ये लोग हैं, चैलेंजर माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है। एक्चुअल जिसको मानव कहा जाए उस श्रेणी के ये लोग हैं। बाकी हमारी डिजिटल जनरेशन क्या है, चूहा लोग हैं हम लोग, ठीक है, वी आर रैट्स। इंसान तो कहलाने के लायक भी नहीं है। तो ये जो चैलेंजर जनरेशन है, चूहे लोग क्या करते हैं, सिचुएशन मैनेज करते हैं, चैलेंज नहीं लेते हैं, है ना, मैनेज करके नेविगेट करते हैं। और इंसान क्या करते हैं, चैलेंज लेते हैं, सिचुएशन को भी बदलते हैं और फिर फ्यूचर नया बनाते हैं। इसीलिए इंसान इतिहास लिखता है, चूहा इतिहास नहीं लिखा है आज तक। इंसान ने सिविलाइजेशन खड़ी की है। कर्ट कॉफका और वुल्फगैंग कॉलर, दोनों के दोनों रिबेल, ठीक है, अपने काम में एक्सपर्ट। ये लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर वाली बात तो ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है। देखिए देखो, पहले एक चीज लिख लीजिए, किसी भी चीज को स्ट्रक्चर के तरीके से समझना हमारी सोच को एक दिशा देता है। किसी भी चीज को स्ट्रक्चर के तरीके से समझना हमारी सोच को एक दिशा देता है, और उसे टुकड़ों में बांटकर समझना गहराई देता है। सर और फिर उसे से एक बार बोलिए तो। किसी भी चीज को स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के तरीके से समझना हमारी सोच को एक दिशा देता है। स्ट्रक्चर के तरीके से समझना हमारी सोच को एक दिशा देता है, और उसे टुकड़ों में तोड़कर समझना गहराई देता है। लेकिन कभी कभी हम उस गहराइयों में ही इतने फंस जाते हैं, कभी कभी हम उन गहराइयों में ही इतने फंस जाते हैं कि संपूर्ण पिक्चर देखना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण इसी संपूर्ण पिक्चर को देखने की मांग करता है। सर थोड़ा अब सा छूट गया। कहाँ से छूटा है बताइए। हम उन गहराइयों में फंस जाते हैं इसके बाद। हम उन गहराइयों में फंस जाते हैं और चीजों को उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाते। में नहीं देख पाते। गेस्टाल्ट इसी टोटल पिक्चर को देखने की मांग करता है।
गेस्टाल्ट इसी टोटल पिक्चर ब्रैकेट में लिख लीजिए संपूर्ण को देखने की मांग करता है। गेस्टाल्ट या गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में गेस्टाल्ट इसी को देखने की मांग करता है। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्या, अब जैसे एग्जांपल हम दिए थे, अब एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में रिश्ता टूट गया, ठीक है, तलाक हो गया। अब वो बैठ के एनालिसिस कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, आखिर हम इतना दिन तक समझ क्यों नहीं पाए कि आदमी एक दिन आकर के हम मेरे साथ ऐसे कर देगा, एक दिन हमको ऐसे छोड़ देगा, हम थे कहाँ, जबकि हम इतना बेवकूफ तो नहीं है कि हमको साला हमको दुनिया में कोई आदमी नहीं चला सकता है। इस तरीके का है कि मतलब कोई साजिश, कोई भी षड्यंत्र, कुछ भी हो, जितना चक्रव्यूह हो दुनिया कठिन से कठिन, जिसको कोई नहीं भेज सकता है, उन सबको हम भेज सकते हैं। ये ऐसा क्या था कि मतलब मेरे दिमाग से होकर के चला गया, मेरे सामने से होके चला गया, और हम एकदम पकड़ नहीं पाए इस चीज को कि अगला व्यक्ति जो है हमको, ये ऐसे हो कैसे गया। एक टाइम के बाद जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये चीज लगे कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा बुरा जैसे भी हो, लेकिन ये हो कैसे गया, तो अब वो बैठ के क्या करता है, मूल्यांकन करता है, वो पास्ट की चीजों को देखता है। तो वो क्या कह रहा है, वो घटनाओं को उठा रहा है, इवेंट्स को उठा रहा है, अच्छा एक बार ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, ये हुआ, तो उसपे उसका ये रिस्पॉन्स आया था। ठीक है। हम्म। उस टाइम तो हम ये सोच के छोड़ दिया था, चलो चलो कोई बात नहीं, गुस्सा में बोल दिया होगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझदारी नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ पा रहा, कभी समझेगा। ठीक है। तो अच्छा हटाओ, इग्नोर करो, अब इतना तकलीफ में अगला क्या, क्या इतना तकलीफ देना, क्या बहस करना, छोड़ो हटाओ, 2 दिन का जिंदगी है ना। उस टाइम पे हम इग्नोर कर दी। फिर दूसरे बार अब हमको याद आएगा, फिर एक बार ऐसा हुआ था, उस टाइम पे इसका रिस्पॉन्स अच्छा, तो हम क्या किए थे, हमको भी बहुत सारा काम था, बहुत बिजी थे, ऐसे वैसे थे, मेरे सामने दूसरी दूसरी चीजें थी, तो हम बोले अच्छा बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ा सा ये चीज कर रहे हैं ना, उधर से आते हैं तब बात करते हैं, फिर वहां से आए दूसरी चीज में बिजी हो गए, ऐसे करके सप्ताह बीत गया, उस चीज पर बात नहीं हुई। वो एक पॉइंट था। फिर तीसरा एक पॉइंट आप जोड़ेंगे, एक बार जो है ना, फलाने व्यक्ति ने, किसी ने ऐसा बोला, इस तरीके हुआ, तो ये चीजें हुई थी। फिर जब आप टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके एक निष्कर्ष बनाएंगे ना, तब आप माथा पे हाथ धर लेंगे, क्या ठीक है, सच्चाई तो पूरा का हर समय मेरे सामने था, हम ही उसको किसी न किसी कारण से नकारते गए। कभी लगा कि मैच्योरिटी है अगले की, कभी लगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव तो होता ही जीवन में, तो ये उतार चढ़ाव का हिस्सा है। कभी आपको लगा कि अरे कोई बात नहीं, गुस्सा आता है, गुस्से में अगले ने बोल दिया, पर अगले की निगेटिव क्वालिटीज हमेशा नहीं देखना चाहिए, है ना। ये हम हमेशा हम निगेटिव चीजें देख रहे हैं खाली, पॉजिटिव क्वालिटी भी तो देखेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है, तो निगेटिव चीजें क्यों मैटर करेंगी, बोले चलो हटाओ। तो उस टाइम पे काश मैंने निगेटिव चीजें काउंट कर ली होती, तो आज हमको पता चलता कि ये आदमी जो है ना, ये साला जो है ना जीवन में मेरे साथ रहने वाला है नहीं, इसको अपना सर्वस्व अर्पित कभी नहीं करना चाहिए, हमको जितना जल्दी हो जाए इससे मुक्ति पा करके अपना हाथ जोड़ के माफी मांग के अपने जीवन पे पूरा फुल फोकस और एनर्जी लगाने का अपने चीजों पे। आपके आपके ऊपर हम 1 सेकंड भी नहीं दे सकते, अगर आप वर्थ नहीं हो तो हम टाइम और इमोशंस नहीं इन्वेस्ट करेंगे आप पे। तो ये हम, तो एक टाइम पे क्या होगा, आदमी को ये रियलाइज होगा, इसमें वो क्या मिस करेगा पता है, इसमें वो मिस कर जाएगा उस टोटैलिटी को देखना। ठीक है। उसने पीसेस को जोड़ करके एक पिक्चर बनाया, समझा, और उसको लगा कि ये पिक्चर रियल है। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को संपूर्णता से देखो, घोष करके नहीं देखो, बाहर से निकल करके दूर से देखो, तो आपको दिखेगा कि कांटे थे तो फूल भी थे। ठीक है। एक मतलब जो है ना, एक सिस्टम था जिसमें दिक्कत तो था लेकिन अच्छाइयाँ थी। ऐसा बात नहीं था कि अगला व्यक्ति जो है ना हमको धोखा दे रहा था, हमसे प्रेम नहीं कर रहा था, ये वो नहीं कर रहा था, ये बात भी गलत नहीं थी। लेकिन जब आप भीतर घुस के देखेंगे, तो हर एक इवेंट से आप यही करेंगे कि अरे इसने तो कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, इसने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, ये तो एक तरफा ये वाली चीज़ थी। मतलब हम दे रहे थे, जैसे नहीं होता है गाड़ी, ऐसे गाड़ी बैक करे तो पीछे वाला करे हाँ, हाँ, आने दो, आने दो, आने दो। ठुक गया तो फिर अरे तुम ही ना ज़्यादा आने दिया, हम क्या करें? तो ये सिचुएशन है कि अगला कमिटेड नहीं था, अगला देख रहा था कि नहीं भाई हमको मिल रहा है, तो हाँ भाई आने दो, आने दो, आने दो। उसको उसका कोई चीज़ का मोल नहीं था, कोई फ्री में आके आपको थाली में देगा रसगुल्ला, और तो आपको लग रहा है ठीक है, दे दे दिया तो अच्छी बात है। ये तो उस टाइम पे आपको एहसास होता है कि यार
मैंने चॉइस किया बट आई वाज नेवर द चॉइस, आई वर चॉइस ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये जो पॉइंट आई है आपके पास, ये किसका था? ये आप भीतर घुस के सोचे तब। बाहर से देखो तो बाहर से देखिएगा कि नहीं ऐसा नहीं था, है ना, थोड़ा अलग था हिसाब। मतलब ठीक है, दिक्कतें थी, समस्याएं थी, वो भी थी, पर प्रेम भी तो था संपूर्णता में। इन उबड़ खाबड़ों के बीच में भी तो उसने मुझे स्पेशल फील कराने के लिए कई स्टेप्स लिए। मेरी तकलीफ से भी उसको फर्क पड़ा। इवन उसको जब पता चला कि मेरे माता पिता के साइड से हमको दिक्कत हो रही है, तो मेरे माता पिता से लड़ने के लिए तैयार हो गया अगला, घर पे आकर के। तो जब आप टोटलिटी को पिक्चर में देखोगे ना, तो सीन कुछ और निकलता है। ये जो दो पिक्चर्स हमें हमने कंपेयर करके निकाले, एक मूल्यांकन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखो, हमने भीतर घुस के चीजों को देखा तो पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई व्यक्ति जो है ना, वो केवल मजाक करके गया है मेरे साथ। वो जो है ना, मेरे साथ झूठ और धोखा फरेब करके गया है। वो भीतर से कुछ और था, मेरे सामने आके नाइस बनता था कि हाँ चलो फायदा मिल रहा है तो क्या, मेरा टाइम पास हो रहा है, तुमको बढ़िया, मतलब ये है, अब मेरा भी बढ़िया समय कट रहा है, क्या दिक्कत है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं समझा तो ये। लेकिन अदरवाइज आप देखोगे तो लाइक ना भाई, ये चीज नहीं था, एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट भी था। ये जो दो केसेस हैं, दो रियलिटी है, दोनों कितनी डिफरेंट है। दोनों में अगर डिग्री ऑफ डिफरेंस आप देखोगे तो आप पाओगे ये इतनी ज्यादा डिफरेंट है दोनों रियलिटी, कि दोनों के बेस पे कंक्लूजन निकालना कितना अलग अलग हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा सरल तरीके से। लेकिन जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं, सब में जो है अलग अलग दृष्टिकोण से, आप स्ट्रक्चरलिस्ट दृष्टिकोण से देखोगे तो आप कहीं और पहुंचोगे, जेस्टाल्ट वादी दृष्टिकोण से देखोगे तो आप कहीं और पहुंचोगे। समझ रहे हैं? तो टुकड़ों में तोड़कर देखना अलग पिक्चर देता है, और उसको जोड़कर देखना एक अलग पिक्चर देता है। इसको जो है ना, समझने का एक और तरीका। क्या आप लोग को नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है? क्या मेरा आवाज कम आ रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, चलेगा। चलेगा सर। हमको अपना आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है इस नॉइज के कारण। तो ये जो हम कह रहे थे कि स्ट्रक्चर वाइज आप देखते हो, तो जैसे आईना है, ठीक है, इसको याद रखिए मिरर एनालॉजी से, ठीक है। आईना, आईना से याद रखिए, एक आईना को आप तोड़ दो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, और फिर उन टुकड़ों को जोड़ दो। तो क्या वो आईना वैसा ही पिक्चर दिखाएगा जैसा पिक्चर एक समूचा आईना दिखाएगा? नहीं, ये एक समूचा आईना है। क्या दोनों को बराबर कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो समूचा आईना है ना, ये है जेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण, जेस्टाल्टिज्म, जेस्टाल्टिस्ट अप्रोच। और ये जो टूटा हुआ आईना है ना, ये आपका स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। देखिए, हर चीज का कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। फायदा है तो नुकसान भी है। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच का फायदा है कि आप चीजों को गहराई से जो है ना, इवेंट बाय इवेंट, टुकड़ों 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 में जाके विश्लेषण करते हैं। और जेस्टाल्टिस्ट अप्रोच का फायदा है कि आप टोटल वो चीज करते हैं। तो किसी इवेंट को अगर देखना है, किसी घटना को देखना है, अगर आपको दोनों दृष्टिकोण और दोनों के अप डाउन्स नहीं पता है, तो आप एक में जान करके, एक तरीके से जान करके पहुंच जाएंगे निष्कर्ष पर। और उसके बाद दूसरे को कहेंगे, हम ना मन को ऐसे चुटकी बजा के पढ़ लेते हैं, हम साइकोलॉजी पढ़े, अरे भैया तुमको ये नहीं पता है कि जस्टाल्ट आदमी है कि अप्रोच है, और जस्टाल्ट का अप्रोच स्ट्रक्चरलिस्ट के अप्रोच से कितना डिफरेंट है, दृष्टिकोण पता है। तुम कैसे ऐसे कह रहे हो कि हम साइकोलॉजी पढ़े, हम आदमी को पहचान लेते हैं? ये तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि, मतलब आप कह रहे हो कि हम बीएससी फिजिक्स है तो हम रॉकेट बना लेंगे, हम स्पेस सेंटर बना लेंगे, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, काहे कि हम बीएससी फिजिक्स तो है ना, क्यों नहीं बना सकते? तो जैसे ही आप ऐसी चीजें किसी के सामने बोलोगे, है ना, जो एक्चुअली ट्रू होगा, तो वो समझ जाएगा कि भैया तुम क्या चीज हो, तुम खुद भ्रम की अवस्था में हो। दो चार क्वेश्चंस पूछ के क्लियर हो जाएगा। तो जेस्टाल्टिस्ट अप्रोच जो है, जो लोग नॉन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है,
उनका इंटेलिजेंस कहाँ तक जाएगा? जस्ट चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के विश्लेषण करेंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उसके बाद जिस दिन उनको लगेगा अरे यार ऐसा था, बताओ तो, ये हो गया उनके लिए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। आंख का पट्टी खुल गया, मेरे आंख पर से पर्दा हट गया, हम तो ऐसे कभी सोचे ही नहीं थे, अगले ने ऐसा किया, अगले ने वैसा किया। अब तो कभी सामने मिले तो बताएं, दो तमाचा मारेंगे खींच के कान के ऊपर, या उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जो है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच में करके आदमी जो है चला गया। जस्टाल्टिस्ट अप्रोच में लोग क्या किया, देखा, स्ट्रक्चरलिज्म वाले वे में भी देखा, बोला उस समय सोचा कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं थी, कहते ये भी अपनी एक अलग कहानी कहती है, मगर ये पूर्ण रूपेण जो तथ्य है ये भी एक अलग कहानी कहती है। इसका मतलब क्या था कि दुनिया दो भागों में बट रही थी। ठीक है, सच दो भागों में बट रहा था, द्वंद क्रिएट हो रहा था। इस द्वंद में ये हो रहा था कि क्या है, ये वाकई एक तो उस साइड से फीलिंग नहीं थी, ये चीज नहीं थी, या जो भी था, अगले का जो आप इवेंट देख रहे हैं कि जो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, जिसको भी आप मतलब प्रेम दे रहे हैं या जो आपसे प्रेम कर रहा है, उस तरीके के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो चीज उतनी ट्रू नहीं थी, लेकिन इंटेंशन था। ठीक है, चीजों को बाइंड करने का जस्टाल्ट ये बता रहा है कि उसके बावजूद भी चीजों को बाइंड करने का इंटेंशन था। उस द्वंद में क्या हुआ, चीजें दो पार्ट में कट करके एक पार्ट आपके रियलिटी के साइड आ गया। और क्या होता है कि आजकल की ह्यूमंस की सबसे बड़ी टेंडेंसी ये है कि उसको डिफिकल्टी और मतलब है ना, मतलब पेन से, कंफ्यूजन से, इन चीजों से डर लगता है। और कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं, मतलब जैसे आपको बोले कि कर्ट कॉफका, वुल्फगैंग केलर, जब हम बच्चा थे तो हमको भी ऐसा ही ह्यूमन बनना था, छोटे से, कि मतलब जिसको हंसी आती है, मतलब सामने में ऐसे मृत्यु नाच रही हो तो उसको हंसी आता है, उसको मजा आता है कि ओ वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग सीन, लेट्स गो। सामने शार्क पड़ा हो और वो दांत दिखा रहा हो और वो देख रहा है, अच्छा बहुत क्यूट हो यार तुम, चलो तो देखते हैं, कूद गया पानी में जा करके। तो हमको वैसा आदमी बनना था। लेकिन आम आदमी या किसी भी आदमी को वैसा आदमी नहीं बनना होता है, उसको चाहिए होता है सेफ्टी। ठीक है, उसको डेंजर का मजा नहीं आता है, उसको नहीं चाहिए कि भाई जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ पे दिमाग बंद हो रहा है, वहां पे जा करके हम घूरेंगे। ठीक है, बंद दरवाजा जो जहाँ पे उसको हम तोड़ेंगे, जहाँ पे पहाड़ है उसको हम तोड़ करके रास्ता बनाएंगे, तो ये नहीं चाहिए लोगों को। लोगों को क्या चाहिए, आराम चाहिए, थोड़ा टीवी उवी ऐसे वैसे, मतलब उनको ग्रेटनेस अचीव नहीं करना है। तो जिनको करना है वो तो तोड़ेंगे ना, चीजों को बनाएंगे। तो जब ऐसे लोग ही आपके सिविलाइजेशन में पैदा नहीं हो रहे, ये माइंडसेट ही नहीं है प्लेजर से, मतलब लोग प्लेजर को चेज कर रहे हैं ना, सुख को चेज कर रहे हैं, पेन को चेज नहीं कर रहे हैं। और कुछ पागल होता है वो पेन को चेज करता है कि भाई यही तो मजा है, असली मजा तो यही चीज है। मतलब कितना बोर हो जाएगा मूवी वूवी देख करके, सिनेमा देख के, रेस्टोरेंट, ये वो, मतलब क्या कहाँ कुछ है, मजा तो एक्चुअली में चैलेंज लेने में है। दो तरह के अगर लोग हैं तो आपको एक टाइम पे एहसास हुआ कि भाई हम बहुत डिफरेंट पर्सन थे, हम जहाँ जहाँ समस्या देखते हैं हम वहीं दौड़ते हैं, उसी में हम घुसते हैं। तो अगले को लगता है कि भाई तो ट्रबल मेकर है, वो देखता ही नहीं कि इसको मजा इसी इन्हीं चीजों में आता है ना, चैलेंजेस लेने में ही मजा आता है, चीजों को तोड़ने फोड़ने बदलने में, नया क्रिएट करने में ही मजा आता है। और इसका पहचान पावर का है, मेरा पहचान कंफर्ट का है। और पावर और कंफर्ट जो है ना, वो दो कभी हाथ पकड़ के साथ में नहीं चल सकता है, क्योंकि एक चुनौती में ना, एक दिक्कत में नाच रहा है पूरा खुश होकर के, उसे उसको उसी में मजा आ रहा है, और दूसरा डर के मारे कांप रहा है। तो दो व्यक्ति कैसे साथी हो सकते हैं, कभी नहीं साथी हो सकते। तो ये जो पॉइंट है, आपको दो दृष्टिकोण हमने देखा ना, ये दो दृष्टिकोण जो है ना, इस तरीके से स्टार्क डिफरेंस है। और अगर आपको समझना है इसको, क्या बोलते हैं, जेस्टाल्ट को, तो जेस्टाल्ट को समझने के लिए किसको समझना आवश्यक होगा, स्ट्रक्चरलिज्म को। इसीलिए जेस्टाल्ट पढ़ने से पहले हमेशा, अगर कभी जेस्टाल्ट नहीं समझ में आया तो स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ लीजिएगा पहले, तब जेस्टाल्ट समझ में आए। ठीक है, आधा घंटा और क्लास चलेगा, 2 घंटे क्लास चलेगा, क्योंकि बीच में 2 दिन गैप भी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर, हमको थोड़ा सा ये वाला जो समझाए थे ना, जहाँ पे आईना लिखे हैं और ये बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, जैसे कोई आईना है, आईना को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, ये समझने के लिए कि आईना का कौन सा पार्ट प्रकाश को कैसे परावर्तित करता है। ठीक है, कर लिया, एक एक पार्ट को देख लिया, समझ लिया। फिर सारे पार्ट को जोड़ करके हमने कंप्लीट आईना बनाने की कोशिश की, और उस आईने में